एक तरफ जहां आज पूरे भारत में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ में कई ऐसे शहर हैं जहां पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया 10-10 दिन के लिए। ये लास्ट ईयर के अलावा वो इस साल भी 2020-2021। लेकिन अभी तक पूरे हमारे रिसर्च हम जो कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कोविड है क्या और इसका सलूशन क्या है। वैक्सीनेशन आए, लेकिन कुछ वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां पर वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव हुए। आज हम एक रिसर्च आपको दिखाने वाले हैं और एक ऐसे व्यक्ति से भी हम मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत पहले से ही उसको बता दिया था कि ये जो समय चल रहा है और ये कोविड है, इस कोविड का आने वाला समय पे इम्पैक्ट क्या होगा। इवन अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी उन्होंने एक आगाह किया था कि इन द मंथ ऑफ जो मार्च फैब से जो स्टार्ट होगा, ये मार्च और अप्रैल, तो ये जो मार्च अप्रैल इन द मंथ ऑफ मई, ये जो समय है 3-4 महीने का, ये पूरे विश्व के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाली है। और इसके पीछे का उन्होंने एक एविडेंस के साथ उन्होंने बता दिया था और इसके पीछे एक सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया था कि आखिर इसको हम कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट को लेकर कई बार लोगों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी शायद इनकी बात को नहीं सुना आज। लेकिन इस रिपोर्ट को जब हमने पूरा इसका एनालिसिस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। हमने इसके पूरे एक साइंटिफिक तरीके से भी रिसर्च की और इस पूरे इंटायर रिसर्च पे एक बात का हमें चला पता कि इस रिसर्च को यदि पूरे विश्व में और भारत में यदि ये पता चल जाए तो हो सकता है कि शायद इस महामारी से बचने का हमारे पास एक रास्ता मिल सकता था और आने वाले भविष्य में भी ये हमें पता चलेगा कि किस समय किस ईयर में होने वाली है। इसकी एक समरी बताता हूं मैं। इस वायरस का जो कनेक्शन है वो है अपने प्लैनेट से। जो पृथ्वी पे जब भी वायरस का अटैक होता है, इसका कनेक्शन सोलर से है, ये उनके रिसर्च से है। और 170 साल 170 ईयर्स में ये महामारी हमेशा आती है। इससे पहले भी 2009, 2010 इस टाइप का जो H1N1 जो इन्फ्लुएंजा था, उनका भी सेम प्रेडिक्शन था और ये जो स्थिति हुई थी और प्लैनेट की जो स्थिति थी उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उस रिपोर्ट के बाद हम मिस्टर संजीव दीक्षित से मिलेंगे, जिनके हमने प्रोफाइल को चेक किया और उस प्रोफाइल चेक करने के बाद ही उनको हमने फ़ोन किया, उनके सारे रिपोर्ट्स को हमने चेक किया। उसके अलावा भी हमने अलग से भी एक रिसर्च की थी इसी के बारे में और इन सबको मिला के आज हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर एक कोविड के ऊपर ये जो पहले से उनका जो प्रेडिक्शन था, इसके पीछे का साइंस क्या है और आने वाले समय में इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरी बात है कि इसका जो उनका जो रिसर्च का जो बेस्ड है वो है, आप ये बोल सकते हैं कि प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और इस साइंस के माध्यम से उन्होंने इस बात को बता दिया था कि कब कब जितने भी महामारी, जितने भी ये सब वायरस आए हैं, इनका प्लैनेट से क्या रिलेशन है और उसके पीछे का सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया था कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन, रात में जो कर्फ्यू होता है, जो वाइब्रेशन होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इवन आपको कुछ याद होगा कि बीच में एक बार घंटा बजाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको आह्वान किया था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है शायद, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर मजाक उड़ाया। और जब हम घंटी बजाते हैं तो एक तरह से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और इस वाइब्रेशन का और इस ब्रह्मांड का भी कनेक्शन है। इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। आप उससे पहले एक चार्ट देखिए। इस चार्ट को हम बात करते हैं इमरजेंस चार्ट। इस इमरजेंस चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो आपको ये चलेगा पता कि पृथ्वी पे जो वायरस का अटैक होता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सोलर का कनेक्शन है। और ये चार्ट हमें बताता है कि जो पिछला पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा H1N1 था 2009 से लेकर 2010 तक, मार्च 2009 से लेकर अक्टूबर 2010 तक था। इस महीने में ये वायरस कैसे बढ़ा, कब कम हुआ, आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं। सच्चाई यह है कि जब जब भी वायरस के अटैक में कोई कमी आई है, तब एक ग्रह पृथ्वी के पीछे रह के उसकी रखवाली करने में लगा हुआ था। और जब भी कोई वायरस का अटैक
पृथ्वी पर आया है, अर्थ की हम बात करें पूरा वर्ल्ड की, तो कई हफ्तों या महीनों तक पृथ्वी के पीछे उसको सपोर्टिंग ग्रह कोई भी नहीं था। ये पूरा एंटायर आप इस चार्ट से आप ये देख सकते हैं, और ये चार्ट कहीं से, ये चार्ट जो है ये हमने WHO और बाकी जो अदर साइंस के जो उनके जो रिसर्च ग्रुप है उनसे हमने निकाला हुआ है। 2012 से लेकर 2013 इसमें भी एक वायरस आया था, इसकी भी आप एक रिपोर्ट देखिए। आप इस रिपोर्ट से आपको आएगा समझ में कि ये वायरस का सोलर कनेक्शन क्या है। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं उन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को ही उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी, और लास्ट उन्होंने एक जैन फैब जिसमें सेकेंड वेव स्टार्ट होने वाले थे उसमें भी उन्होंने बता दिया था कि इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई में क्या होगा। आखिर इस रिसर्च का फायदा क्या है? आप इस रिसर्च को पढ़ने के बाद या इस रिसर्च को देखने के बाद ये बताया जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 170 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है। 170 साल के बाद जब जब भी बीच में थी कोई ऐसी वायरस जिसको महामारी बोलते हैं, हर 9 साल 10 साल में जब भी कोई ऐसा वायरस आया हुआ है उसके पीछे भी एक प्लैनेट का रोल है, सोलर कनेक्शन है। इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुंबई जैसे शहरों में आज जहां पर कोरोना कितने ज्यादा अटैक हो रहे हैं, आप इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन जो उनसे पता चला, आप नाइट में 11-12 बजे के बाद रात में आप कहीं नहीं घूमें, क्योंकि वाइब्रेशन चल रही है, उस वाइब्रेशन से आप चपेट में आ सकते हैं। ऐसे कितने ऐसे रिपोर्ट हमने लोगों से पता किया है जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे कि क्या आप इन महीनों में रात में कहीं घूमने गए थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम घूमने गए थे। कई ऐसे लोग हैं जो घर पे भी हैं फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके पीछे का भी कारण यही है। पानी का छिड़काव, आज हम बताएंगे, उनसे हम सोल्यूशन लेंगे कि पानी का छिड़काव करने से, जो समुद्र का पानी उसको यदि आप छिड़काव कर दे तो उससे भी कैसे कोविड को रोका जा सकता है। सिंपल सा सोल्यूशन यदि आप अपने घर पे करते हैं तब भी आप इस कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय पे कोरोना को, इस महामारी को कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ इसका बचाव, और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पूरे साइंस को यूज करके, इस रिसर्च को छोड़ के पूरे विश्व में इस कोरोना के जो एक इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। और आने वाले भविष्य में यदि हम पहले से तैयार रहें तो हो सकता है कि इसको हम रोक भी सकते हैं। रिपोर्ट देखा, अब इस रिपोर्ट के बाद चला हम मिलते हैं और बात करते हैं इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये पेंडेमिक क्या होता है, सोलर मिनिमम क्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिसके साथ आपको सुनना भी चाहते होंगे और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं संजीव दीक्षित जी से। संजीव जी, एक जनरल भाषा में कोविड क्या है और ये इसका प्लैनेट से क्या लेना देना है, जैसे मैंने आपके रिपोर्ट में देखा है? आप इसको इस तरह से समझिए कि मैं अगर वायरोलॉजी में ना जाऊं और वायरोलॉजी की जो भी परिभाषाएं हैं अगर मैं उनको ना छेड़ूं, तो कोविड एक तरह का रेडिएशन है जो इंटरस्टेलर स्पेस से आता है। ये एक रेगुलर इंटरवल में आता है हर 170 साल के बाद। तो अभी वो समय चल रहा है जिसको नासा ने भी कंफर्म किया है। सोलर मिनिमम का भी टाइम चल रहा है और डीप सोलर मिनिमम का भी टाइम चल रहा है। सो ये समय ऐसा है जब ये रेडिएशन आता है और हमारे प्लैनेट पर पैंडेमिक्स भी लाता है। सो कोविड एक तरह का पैंडेमिक है जो इंटरस्टेलर रेडिएशन की वजह से है। तो इस पैंडेमिक का सोलर मिनिमम और सूर्य लॉकडाउन से रिलेशन क्या है? इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी डार्क मैटर स्पेस में होता है तो ये अलग अलग लेयर्स में होता है। लाइक हमारी पृथ्वी में वायुमंडल में एक अलग डार्क मैटर होता है जिसे हम अपना वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इससे जब आप बाहर जाएंगे तो आपको सोलर सिस्टम का एक डार्क मैटर मिलता है जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, सोलर स्पेस। सोलर स्पेस से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको इंटरस्टेलर स्पेस मिलता है जिसे हम सौर मंडल के बाहर का वातावरण कह सकते हैं। जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे आपको इनका प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाएगा, इनके वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी आप कह सकते हैं, या वेवलेंथ इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो एक ऐसा समय आता है जब प्लैनेट की पोजीशंस ऐसी होती हैं कि आसमान थोड़ा सा खाली हो जाता है, तब ये प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगता है और जब तक ये अर्थ तक पहुंचता है तो अर्थ को भी चारों तरफ से घेरता है। इस वजह से
कह सकते हैं कि वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। सो जब भी कोई भी डीप सोलर मिनिमम होगा या सोलर मिनिमम होगा, तब ये वायरस अटैक करते हैं अर्थ पर। अभी हमने एक सोलर रिपोर्ट दिखाया, तो जी। क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट हमने जो अभी रिपोर्ट दी है ये फिजिक्स के बारे में बात नहीं करती, ये एक एविडेंशियल रिपोर्ट है। और इसको गलत करने के लिए शायद स्पेस एजेंसीज को या तो प्लेनेट की पोजीशंस को चेंज करना होगा, या फिर WHO या CDC या इस तरह की जो भी स्वास्थ्य संगठन है, उनको ये बोलना होगा कि उनकी जो 10 साल पहले दी हुई रिपोर्ट्स हैं उनमें कुछ कमियां हैं या कुछ गलतियां थी। अदरवाइज इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ना ही हम प्लेनेट की पोजीशंस बदल सकते हैं, ना ही रिकॉर्डेड डेटा को बदल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं पूरा स्क्रीन पे, तो आप जरा पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये होता क्या है, प्लांट का जो पोजीशन क्या है, कोविड जो आपने बता रहे हैं कि 170 ईयर्स के बाद होता है और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि पूरे स्क्रीन पे ये आपका जो रिसर्च है और आपने जैसा रिसर्च किया है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी H1N1 का जो हम लोगों ने इमरजेंस चार्ट देखा था, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मार्च में कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ था। ये हमारे अर्थ की पोजीशन है। यहाँ पर अगर हम इसको और मिनिमाइज करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि अर्थ जो है, ये ब्लू कलर का जो डॉट है, ये सैटर्न के ठीक नीचे है, सन की साइड में। तो सैटर्न की शैडो की वजह से ये अभी इन्फेक्शन से बचा हुआ था। यहाँ पर सेरेस से भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। वीनस ऑलरेडी नीचे है, जिसका अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा पैंडेमिक का। बट अगर हम इसकी एस्टेरॉइड की पोजीशंस भी देखते हैं तो एस्टेरॉइड में आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो 4 मार्च 2009 को सेरेस के नीचे है, पीछे यहाँ पर सैटर्न है और यहाँ पर यूनोमिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि मई तक पहुँचते पहुँचते ये सेल्विया के नीचे से बाहर आ जाएगा। यहाँ जब ये सेल्विया के नीचे से बाहर आता है, सो दिस इज द टाइम जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डार्क मैटर का फ्लो होगा जो सीधे सीधे अर्थ के पास आना चाहिए। इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि चार्ट में हमें क्या दिखा था, तो आप देखेंगे कि मई से हमारे पास केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, मई के बाद से। यहाँ से आप धीरे धीरे अर्थ को मूव करवाइए। सेल्विया से जैसे जैसे शैडो से बाहर आता जाएगा वैसे वैसे पेंडेमिक का ग्रोथ आपको दिखेगा। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ कब शुरू हुआ, तो एक्चुअल ग्रोथ हमारा शुरू हुआ था जुलाई में। ये आपका जुलाई का पोजीशन है अर्थ का, जब सेल्विया के शैडो से बाहर आ गया था। यूनोमिया और सेरेस से जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था वो भी खत्म हो गया और नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ने लगे। इसके बाद में जब ये जुपिटर की पोजीशन पर आता है, 15 जुलाई से थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू हुआ और जब ये जुपिटर की शैडो में आया तो पक्की बात है कि एक स्ट्रेन काम कर रहा था, बट जुपिटर की शैडो की वजह से ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। बट जुपिटर के साथ क्या किसी और प्लैनेट का भी सपोर्ट था? इसके लिए हम लोग इसको एक मिनिमाइज करके एक बार फिर से देखते हैं कि जब इसको आगे बढ़ाएंगे, अगस्त पर हम आते हैं यहाँ पर हमें बड़े प्लैनेट्स बाहर के भी दिखाई देंगे। सो वीनस ऑलरेडी आगे जा रहा है, मार्स ऑलरेडी आगे जा रहा है, अर्थ हमारा जो है अभी जून से जुलाई में आया है, जुलाई से ये अगस्त में आया। इसको हम मिनिमाइज करके देखते हैं अर्थ की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अर्थ जुपिटर के नीचे आ चुका है। अगर हम पीछे के और भी प्लैनेट्स देखें तो जुपिटर के ठीक पीछे यहाँ पर नेपच्यून है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डबल सपोर्ट मिल रहा है अर्थ को, जिसकी वजह से पैंडेमिक जो चल रहा था कोविड का, उसके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके बाद में जब अर्थ थोड़ा सा और आगे आएगा तो यूरेनस का भी शैडो इसको मिलेगा, जिसकी वजह से ये सपोर्ट एक्सटेंड होगा। अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं यूरेनस की साइड में, तो आप देखेंगे कि सितंबर मंथ में ये यूरेनस के ठीक नीचे आया था। ये आपका सितंबर मंथ है, आप डेट देख पा रहे होंगे, हमारी बाईं तरफ सबसे ऊपर की तरफ डेट दी हुई है इसमें। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि जो सेकंड आपका डिक्लाइन आया, जो इन्फ्लुएंजा के लिए डिक्लाइन आया था, वो सितंबर मिड में मिला था। ये भी कई बार लोग पूछ सकते हैं कि एक ही टाइम पर दो स्ट्रेन कैसे आते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि एक डार्क मैटर का प्रेशर होता है, दूसरा जो डार्क मैटर किसी भी प्लैनेट से टकराने के बाद में अर्थ में आता है वो हाई इंटेंसिटी स्ट्रेन को क्रिएट करता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी अंदर का जो डार्क मैटर है जब वो जुपिटर को आएगा तो आप सभी को पता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब भी कोई भी रेडिएशन इनसे टकराता है तो टकराने के बाद वो और ज़्यादा स्पीड से अर्थ की तरफ आता है जो स्ट्रेन क्रिएट करता है। ये इन्फ्लुएंजा का रीज़न था। सो अर्थ की पोजीशन आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू डॉट जो है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ब्लू डॉट जो है ये आपका अर्थ है, बट अगर आप इसकी एक्चुअल पोजीशन देखें तो ये इस समय यूरेनस के नीचे है। ये आपको जो बड़ा सा लाइट ब्लू कलर का जो डॉट दिख रहा है ये यूरेनस है, नाम भी लिखा हुआ है इस पर यूरेनस। इस तरह से अगर आप चार्ट को दोबारा से देखेंगे तो एक बड़ा डिक्लाइन जो आपको मिलता है। इसके बाद में कोई भी प्लैनेट जो है वो सपोर्टिंग प्लैनेट अर्थ के आसपास नहीं है जो पीछे से अर्थ को सपोर्ट कर सके। सो आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगला जो हमारे पास शैडो आ रहा है वो सिर्फ मार्स का है। मार्स के साथ एक खास बात यह है कि मार्स अर्थ से लगभग बराबर स्पीड पर चलता है। आप कह सकते हैं कि जो मार्स का साइकिल है वो अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा स्लो है, लगभग 2 साल का डिफरेंस आता है, मतलब डबल का डिफरेंस आता है। इस वजह से क्योंकि मार्स पास में भी है अर्थ के, ये ज़्यादा दिनों तक इफेक्ट डालेगा। सो दिस इज़ द टाइम जब हम देख रहे हैं 20 दिसंबर के आसपास हमें एक और डिक्लाइन मिलना शुरू हो जाएगा वायरस में। आप जैसा कि चार्ट में देख पा रहे हैं, इमरजेंस चार्ट, ये चार्ट्स जो हैं जो ये या तो WHO प्रोवाइड करता है या CDC प्रोवाइड करता है, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता इस फैक्ट को कि मार्स के नीचे आते ही यहाँ पर एक हैवी डिक्लाइन शुरू हुआ। तो जैसा भी आपने देखा और ये पूरे जो संजू जी ने जो समझाया हमें, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। आपकी इस रिपोर्ट के हिसाब से तो फिर ऐसा लगता है कि पेंडेमिक आना निश्चित है। कह सकते हैं कि हम ये दशकों पहले से, इवन 100 साल पहले भी बता सकते हैं कि आने वाला पेंडेमिक कब आएगा, कितने सालों के बाद में आएगा, ये लगभग निश्चित होता है। मतलब आपके हिसाब से पूरा फिक्स है कि अभी जो हो रहा है इसके बाद कब होगा आपके हिसाब से? मैं इसको कह सकता हूँ, इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे 170 सालों का साइकिल होता है जब यूरेनस और नेपच्यून एक साथ होते हैं। ये एक मेजर डीप सोलर मिनिमम क्रिएट करता है जो कि उस समय विजिबल नहीं होता, पर ये डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या हैं। पर अगला जब भी सोलर मिनिमम जब भी पड़ता है, जो कि जुपिटर और सैटर्न की वजह से पड़ता है, जब भी ये पड़ेगा तब आपको रिजल्ट ज्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि अंदर वाले जो भी प्लैनेट है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सो एक तरह से हम बाहर वाले ब्लैक मैटर को या डार्क मैटर को हम एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं सूर्य तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से सूर्य की एक्टिविटी कम हो जाती है। कह सकते हैं कि हर 170 साल में एक मेजर डीप सोलर मिनिमम और 85 साल बाद एक माइनर डीप सोलर मिनिमम पड़ता है। सो अगर आप इस बार का कंजंक्शन जो देखेंगे जो 97 में हुआ था, दैट वाज द एक्यूट पॉइंट। इसके पहले ठीक 85 साल पहले आप देखेंगे तो 1918 में भी एक पेंडेमिक पड़ा। उसके ठीक 85 साल पहले आप देखेंगे तो एक और पेंडेमिक आपको नजर आएगा, और साथ ही जब भी आपको पेंडेमिक नजर आएगा तब आपको सोलर एक्टिविटी रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। सो इस तरह से आप कह सकते हैं हर 85 साल बाद अगर आप सोलर एक्टिविटी को काउंट करेंगे तो जो 2-4 साल बाद जो भी मिनिमम जुपिटर या सैटर्न की हेल्प से पड़ेगा उसमें आपको ये रिजल्ट विजिबल होंगे। इस तरह से आप पिछले 1000 साल का भी डेटा निकाल सकते हैं। ओके, अभी जो हमारे दर्शक हैं, अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं हो कि सोलर मिनिमम क्या है, तो उसको आसान भाषा में आप कैसे बताएं कि सोलर मिनिमम है क्या? आसान भाषा में इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि आप ये मान के चलिए कि हम लोग एक गुब्बारे के अंदर रहते हैं जिसमें बाहर की हवा नहीं आ सकती, पर अगर गुब्बारा एक जगह से गुब्बारे में होल है और वॉल्यूम संभला हुआ है तो बाहर से जो हवा होती है अंदर की हवा बाहर आएगी, बट अगर ये गुब्बारे को रिवर्स में हम करके देखते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर आता है। सो इसको आप ऐसे समझिए कि अंदर का जो डार्क मैटर है वो किसी भी जो हीट का सोर्स होता है उसको रिपल्शन देता है, उस पर अटैक करता है, उसको खत्म करना चाहता है। सो जब भी प्लैनेट जो होते हैं वो ऑर्बिट्स पर बिखरे हुए रहते हैं, जब भी ये प्लैनेट एक साइड में हो जाएंगे, जैसे यूरेनस और नेपच्यून का जब कंजंक्शन होता है तो दोनों एक साइड होते हैं। नेपच्यून की बात करें तो 165 साल में एक साइकिल पूरा होता है, यूरेनस 85 साल में करीब ये साइकिल पूरा करता है। तो अर्थ जो होती है जो 1 साल में ये साइकिल पूरा करती है, ये कई सारे साइकिल पूरे करेगी। इसी तरह से जुपिटर 12 साल में करता है, सैटर्न 29 साल में करता है। सो आप इसको ऐसे मान के चलें कि जब ये प्लैनेट एक साथ होते हैं तो एक जो हीट शील्ड है ऑर्बिट्स पर जो बनी हुई होती है इन प्लैनेट्स की वजह से, उनके बिखराव की वजह से, वो नहीं रहती,
और डार्क मैटर का प्रेशर अंदर तक आता ये सूर्य की तरफ है, पर प्लैनेट जो भी रास्ते में पड़ते हैं ये उनको घेरते हुए चलता है, और जब भी ये अर्थ पर आता है तो अर्थ पर वायरल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो मतलब यदि हम एक बात सोचें, जी। इस रिपोर्ट के यदि हम सच्चाई माने, तो एक वायरस जो है एक वाइब्रेशन है आपके हिसाब से? मैंने आपसे पहले भी कहा मैं वायरोलॉजी में नहीं पढ़ना चाहता। एक्चुअली अगर हम वायरस को भी देखें तो वो एक तरह का वाइब्रेशन पैटर्न है जो हम लोग वायरस में काउंट करते हैं, जो आपको रिपोर्ट्स में दिखता है, या जब भी हम किसी नए तरीके के स्ट्रेन को लेते हैं। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा वायरोलॉजी में नहीं पढ़ूंगा, बट हाँ ये बात सही है कि वायरस जब भी कोई भी पैदा होता है या पैंडेमिक बन के आता है, ये स्पेस रेडिएशंस की वजह से ही होता है। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि 5G की वजह से भी, उनके जो रेडिएशन है उनकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये जो खबरें आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है? अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन जो स्पेस में होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, या किसी टावर से निकलता है, रेडिएशन इज द सेम थिंग। अभी फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा अगर नहीं जाए तो रेडिएशन को ऐसे समझ सकते हैं, दीज आर सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि विज्ञान आज की तारीख में जो सोचता है वो ये सोचते हैं कि जो उनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, डैमेज वहां से ही हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि पिछली रिपोर्ट्स जो 5G को गैस कर रही थी कि 5G की वजह से ये फैला हुआ है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, ये स्पेस रेडिएशन ही है, एंड इस वजह से प्लैनेट की जो पोजीशंस होती हैं वो इसको इफेक्ट करती है। तो यदि मैं इस बात को समझे कि एक पैंडेमिक काल चल रहा है, तो उसमें जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, उनका इंपॉर्टेंस, उनका महत्व क्या है? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। हम इसे सूर्य ग्रहण ना कह के हम इसे लाइट एक्लिप्स कह सकते हैं। एंड ऑफ द डे चंद्रमा जिस चीज को ढक लेता है वो लाइट का सोर्स है, राइट? इसी तरह से इधर से सूर्य की तरफ से अगर हमारे पास में लाइट आती है तो पीछे की तरफ से एक डार्कनेस आती है, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग डार्क मैटर कह सकते हैं, उसका प्रेशर होता है। तो पृथ्वी के पीछे जब भी कोई भी प्लैनेट होगा तो वो डार्क मैटर का जो अंदर की तरफ प्रेशर है, जो कि डीप सोलर मिनिमम के टाइम पर ज्यादा होता है, वो रुक जाएगा। इसको जब भी आप इमरजेंस चार्ट में देखेंगे या आप कोविड को एनालाइज करेंगे, तो जब भी अर्थ के पीछे, पृथ्वी के पीछे कोई और ग्रह आएगा, तब आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे। तो और आपके हिसाब से फिर कोविड कब से शुरू हुआ, फिर इसका अंत कब होगा? मेरे ख्याल से एक वीडियो की मदद से हम लोग इसको समझ सकते हैं। कोविड 2019 नवंबर से इसका स्ट्रेन आना शुरू हुआ था। कुछ पर्टिकुलर जगहों पर जहां पर इसको सबसे पहले नोटिस किया गया, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेन आया था, कुछ कारणों की वजह से, वो भी साइंटिफिक रीजंस थे उनके। 2019 से ये शुरू हुआ और ये लगभग सितंबर 2024 तक चलेगा। बीच में हर साल हमें 2 महीने या 3 महीने का ब्रेक मिलेगा छोटा सा, जब नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, मोर्टेलिटी रेट काफी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस कोविड का जो इम्पैक्ट होने वाला है जी, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ होगा? आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग 5 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, बट ज्यादातर एलिमेंट्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक एलिमेंट है जो हमारी लाइफ का डेली रूटीन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड वाटर। हमारी बॉडी में भी पानी बहुत ज्यादा होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन जगहों पर नमी की कमी है या जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, दोज प्लेसेस आर एक्चुअली वेरी गुड कंडक्टर। ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं वाइब्रेशंस के लिए। जैसे वो जगह जहां पर बालू है या मिट्टी जो है वो रेत की तरह है या लाल मिट्टी पाई जाती है या जहां बारिश कम होती है, वहां पर इन चीजों का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा दूसरी वो जगह हैं जहां पर पानी के रिसोर्सेस काफी बड़े बड़े हैं और उसके बाद में काफी लंबा लैंड है, तो पानी के किनारे वाली जगहों पर ये आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मतलब जहां पर बालू है, जहां पर मिट्टी नहीं है प्रॉपर, ये बात। हाँ, जहां पर आप कह सकते हैं फर्टाइल सॉइल नहीं है, जहां की मिट्टी काली नहीं है या बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है मिट्टी की। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आसमान को अगर हम एक गुब्बारे की तरह मान लें, तो जहां कहीं भी बहुत ज्यादा पानी होगा, सपोज आपका समंदर का किनारा है या बहुत बड़ी नदियां हैं। ब्राजील की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमेज़न के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं, ये पानी जो होता है ये एक रिपल्शन देता है स्पेस वाइब्रेशंस को। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर क्रिएट होगा
वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। तो बालू की साइड या किनारे की साइड जहां भी कंक्रीट बिछी हुई है वहां पर ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी मिलती है वाइब्रेशन को, ये वहां पर ज्यादा प्रेशर से आएंगे, इसलिए वो सिटीज ज्यादा इफेक्टेड होंगी। तो जो ब्राजील को बचाना है तो आपके हिसाब से वहां पर सोल्यूशन क्या है फिर? मेरे ख्याल से ब्राजील को बचाने का सोल्यूशन वही है जो मुंबई, चेन्नई या सी शोर एरियाज को बचाने के लिए है। आप मुंबई में भी अगर देखेंगे तो आपका जो मेन बेल्ट आता है वो है बोरीवली से अंधेरी तक का। ये सी साइड का इलाका है जहाँ पे कंडक्टिविटी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा अच्छी मिली हुई है। अगर आपके पास पानी के रिसोर्सेज हैं तो आप शाम के समय 8 से 10 PM पर आप पानी का छिड़काव वहां पर कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा छिड़काव करेंगे पानी का उतना ज्यादा आपके कोविड केसेस कम हो जाएंगे। मतलब पानी छिड़काव रोड होना चाहिए फिर आप रोड पर, सोसाइटीज में, जमीन पर कहीं भी कर सकते हैं। आप अपनी छत पर भी एक लेयर पानी की बिछा सकते हैं, ये आपको हेल्प ही करेगा। मैं नहीं कहता इससे कोविड केसेस खत्म हो जाएंगे, बट काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल रहेगा जी। तो महाराष्ट्र में बात करें, मुंबई में तो सबसे ज्यादा भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र के केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं जी। तो रीजन वही है कि यहाँ पर समुद्री किनारा है और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर। मैं बॉम्बे के लिए ये कहूंगा कि बॉम्बे में जितने भी समुद्र के किनारे हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके कोविड केसेस सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। पर बाकी एरियाज अगर आप कहें, और भी एरियाज हैं जैसे नागपुर वगैरह भी काफी इन्फेक्टेड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 10 से 20 साल में वाटर लेवल बहुत ज्यादा डाउन गया हो। जब वाटर लेवल काफी ज्यादा डाउन जाता है तो वो बॉडी जो कि वाइब्रेशंस को या स्पेस रेडिएशंस को रिपेल करती है, उसका लेवल नीचे जाने की वजह से ये रेडिएशंस काफी नीचे तक काफी आसानी से आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो ये तो फिक्स है आपके इस जो हमने रिपोर्ट दिखाया कि पेंडेमिक आना फिक्स है और होता है, लेकिन अभी से आम आदमी कैसे बचे? आम आदमी के लिए बचने के लिए बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हम बच पाएंगे। जैसे कि आप ये रेडिएशन जब भी आएगा ये रात में ही आएगा, क्योंकि हम अंतरिक्ष को तब फेस करते हैं जब हम रात में होते हैं, क्योंकि दिन के समय हम सूरज को फेस करते हैं। सो रात के समय में आपको प्रिकॉशन लेना है। रात के समय में आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। खुले आसमान के नीचे आपको गलती से भी नहीं जाना है। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक की फ्लाइट आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप अवॉइड करते हैं तो एक बादलों की लेयर होती है। बादलों की लेयर किसी भी शहर के ऊपर जहां तक होगी वहां के बाद से आपके रेडिएशंस कम होते हैं। पर आप बादलों के ऊपर जाते हैं तो आप खुले अंतरिक्ष में होते हैं, वहां पर स्पेस रेडिएशंस बहुत ज्यादा है। आप अवॉइड ही कर सकते हैं अगर आप फ्लाइट से कहीं जाना चाहें, दैट इज वन थिंग। इसके बाद में आप चाहें तो घर पर जब भी रहते हैं तो बालकनी वगैरह में अगर आप रात को निकलते हैं तो कोई भी रेलिंग, कोई भी मेटेलिक सरफेस ना पकड़े। आपको कंडक्टिविटी वाली चीजों से बचना है। मैं सजेस्ट करूंगा जैसे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो रात में काम करती हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे मेटल सर्फेसेस काफी हैं, इवन आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेटल सर्फेसेस काफी होते हैं, बेड भी मेटल के होते हैं, टेबल वगैरह भी मेटल की होती है, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, या उन पर कोई भी प्लास्टिक कोटिंग करा दें। इसके अलावा अगर कहीं पे रेडियोलॉजी से संबंधित कोई भी टेस्ट चल रहा हो तो रात को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वो वायरस को एग्रीवेट करेंगे। तो ये जो दिन में मास्क पहनना, पीपी किट लगाना, इसका फिर कोई यूज नहीं है? मैं कहूंगा एक हद तक तो ये सही नहीं है। इस बारे में शायद चाइना ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने WHO को ये इन्फॉर्म भी किया था कि मास्क ना लगाने से या लगाने से वायरस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है कि जब भी सीजनल फ्लू आता है वो हवा में एक डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, बट कोविड की अगर हम बात करें ये सीजनल फ्लू बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ डीप सोलर मिनिमम के टाइम पर आएगा, और इस समय जो डीप सोलर मिनिमम चल रहा है ये एक मेजर डीप सोलर मिनिमम है। सो हवा में ये वायरस नहीं है। अगर ये हवा में वायरस होता तो अब तक आधी दुनिया नहीं बची होती शायद। तो ऐसे कई केस आए जहां पर लोग घर में थे फिर भी वो इन्फेक्ट हो गए और कोरोना पॉजिटिव आए। तो जी, ऐसा होना पॉसिबल है अगर आप किसी घर में रहते हैं जो कंक्रीट का बना हुआ है। मसलन जैसे आपके अपार्टमेंट्स, आप जितने भी मेट्रो सिटीज देखते हैं तो उसमें रेडिएशंस एक हाइट के बाद में कमजोर पड़ जाता है, बिकॉज अर्थ की कोर से हीट होती है। अगर आप पृथ्वी पर देखें तो हमारे जो सरफेस है ये सबसे गर्म जगह होती है। आप जितनी ज्यादा हाइट पर आप आसमान में जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। सो हीट जो होती है वो वाइब्रेशंस को रिपेल करती है। तो जो लोग नीचे जमीन पर रह रहे हैं उनमें उतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, बट अगर आप अपार्टमेंट में एक लिमिटेड हाइट के ऊपर रहते हैं तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है।
एक दो तीन क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहे हैं कि यदि हम इस रिसर्च को यदि सही माने और जैसे हमने एविडेंस भी दिखाया है जी, तो एक जो पेंडेमिक है, इस रिसर्च का जो फायदा होना चाहिए या किसी भी सरकार को इस रिसर्च को फायदा कैसे ले सकती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, इस रिसर्च को लेकर कोई भी गवर्नमेंट या वर्ल्ड में प्रिकॉशन कैसे रह सकती है इसको? जी, बड़े लेवल पर अगर मैं कहूँ तो जो जनरल गाइडलाइंस हम लोग देते हैं वो हमेशा इस बेस पर दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम जब हमें पता होती है तो हमारे पास उसके सही सॉल्यूशंस भी होते हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम आज की डेट में फेस कर रहे हैं वो ये है कि चाहे WHO हो या CDC हो या लोकल गवर्नमेंट्स हम कहें, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स आप कहें, इन्होंने अभी तक कोविड का कोई रीजन नहीं दिया। सो ये पहली बार है जब एक एविडेंशियल रिपोर्ट आपके सामने है, आपको कोविड का कारण पता है, उसके पीछे की फिजिक्स मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो अगर आपको कारण पता होता है तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम लोग गाइडलाइन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो शायद हम लोग कोविड से बच भी सकते हैं, मार्केट भी खोल सकते हैं, स्कूल भी हम लोग खुले रख सकते हैं। इससे काफी फायदा होगा और कोविड से बचने का मेरे ख्याल से यही एक तरीका होता है। तो अभी जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसका कोई यूज नहीं है फिर? मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बट ये भी जरूरी है कि उसके पहले ये समझा जाए कि कोविड एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे बिहेव करता है। मैं इसको इसलिए शायद पक्के तौर पर कह सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स भी मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता हूँ, जिनकी वजह से आप मेरे कांटेक्ट में आए। तो आज की डेट में ये रिसर्च या ये रिजल्ट्स में कहूँ ये प्रूवन है। आने वाले भविष्य में भी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो इन रिजल्ट्स को वैसे ही मैच करेंगी जैसे अभी तक करती रही। सो इसका मतलब है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं और फिर इस रिपोर्ट को चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये या तो WHO के डेटा पर बेस्ड है या फिर प्लैनेट की पोजीशंस पर। इन दोनों को ही डिस्टर्ब करना थोड़ा सा बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से इसका फायदा उठाया जा सकता है, विश्व को बचाया जा सकता है। कुछ कंट्रीज की लोकेशंस ऐसी हैं कि अगर हम इस पे बड़े लेवल पर काम करें तो हम काफी लोगों को बचा सकते हैं। मैं यदि बात करूं मुंबई का, जी, स्पेशली मुंबई, आज के समय पे मुंबई की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है जी। तो ऐसे सिचुएशन पे आप मुंबई के लोग अपने आप को कैसे बचाएं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी, मैं सच बात बताऊं तो मुझे अभी तक नहीं पता कि नाइट लॉकडाउन का आइडिया किसने दिया था। हालांकि मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के साथ शेयर की थी लास्ट ईयर, पर नाइट लॉकडाउन एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस रेडिएशन जो आपके पास आता है, आपके घर तक पहुंचता है, वो नाइट में ही पहुंचता है। सो अच्छा तरीका बॉम्बे के लिए नहीं, इवन पूरी दुनिया के लिए ये है कि शाम को अंधेरा होने के बाद में आप बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। शाम को या फिर रात के 11 बजे के बाद? हाँ, उसमें भी मैं ये कहूंगा कि एक हमारे पास कोविड का वायरस आता है, फिर एक आता है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्पेस के रेडिएशन की वजह से नहीं है, बट जो भी प्लैनेट्स हमारे पीछे से गुजर जाते हैं उनसे टकराने वाला रेडिएशन डबल स्पीड के साथ आता है। उसकी वजह से स्ट्रेन क्रिएट होता है जो शाम को भी हो सकता है। सो आप शाम को और रात को अगर निकलना अवॉइड करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। घर पर आप रात में जब भी रहते हैं, वॉशरूम के लिए उठते हैं, आप लोग रबर की स्लीपर्स पहन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नाइट में अगर फ्लाइट ट्रैवल ना करें, रात को 12 बजे के बाद तो स्ट्रिक्टली नहीं, तो आप लोग इससे बचे रह सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसमें आपको एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करना है या आपको हॉस्पिटलाइज होना है, पर इससे आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। तो अगले रिपोर्ट में हम मिलेंगे और इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस भी आपको हम बताएंगे जी, कि आखिर कोविड का जो इतना एक जिसको आज के समय पे महामारी बोला जा रहा है और जैसे पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान हो गई है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को इसके कोविड के लक्षण मिले हैं। 100% नहीं, कि कुछ केसेस ऐसे आए हैं। जब ये बात पता है कि हमें ये ऐसे सिचुएशन पे या 170 या इतने इयर्स के बाद ये होना ही है, तो फिर इसके प्रिकॉशन और क्या लेने चाहिए, इसकी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस आप अगले रिपोर्ट में देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पब्लिक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर दें।